हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से शुरू किए थे। इसका फर्स्ट चैप्टर हो गया था और दूसरा चैप्टर भी हम लोग शुरू कर दिए थे, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट अभी हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से। उत्तर पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है, जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों के तलछट का निक्षेप से बना हुआ है। अब उत्तर पर्वतीय भाग जो है दक्षिण के विशाल भू समतल भाग के बारे में, यानी मैदानी भाग के बारे में बात कर रहा है। तो यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा से जो की नदियों से जो तलछट का निक्षेप है उसी से बना हुआ है। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज की अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और इसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूर्व में बहती है। तो आप देख लीजिए कि बीच में क्या है, अरावली पर्वत है और उसके पश्चिम में कौन कौन सी नदियां बह रही है, जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिसमें है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, या पांचों नदी। और उसके बाद इसी अवशिष्ट पर्वत के अगर हम सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में है तथा गंगा का जो सहायक नदी है वह इसी अवशिष्ट पर्वत के पूरब में है। ठीक है, कौन कौन सा नदी है गंगा का सहायक नदी? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में। यानी कि अगर हम बीच में एक अवशिष्ट पर्वत, यानी कि इसको जो हमारे राजस्थान में जो पर्वत है, कौन सा? अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन कौन सा नदी है? पश्चिम में नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो कि सिंधु के सहायक नदी है। और अरावली पर्वत के पूरब में देखें तो जितनी भी गंगा की सहायक नदी है, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन, या अरावली पर्वत के पूरब में है। ठीक है, अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करती है। तो यह क्या हो गया, एक जल विभाजक का काम करती है। यानी कि अरावली पर्वत बीच में है, उसके उधर जल है, इधर भी जल है। जब बीच में एक कोई पर्वत या बड़ा भूभाग आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। भारत का दक्षिण भाग पठारी है। भारत का जो दक्षिण भाग है वो कैसा है? पठारी है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। जिसके उत्तर और पश्चिम में भारत के दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसका उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर तक है। तो यह जो पठारी भाग है इसका कितना ऊंचाई है? यह 500 से 750 मीटर का है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। तो नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटती है। सतपुड़ा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी घाटी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है? तापी नदी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी किसको कहते हैं? जब 2 भाग, मान लीजिए बीच का भाग ऊपर उठ गया, ठीक है, तो दोनों साइड जो होगा वह अंदर धंसा हुआ रह जाएगा, जिसको भ्रंश घाटी कहेंगे। मान लीजिए कोई भी भूखंड है वह बीच से उठ गया है, ठीक है, तो साइड का एरिया क्या हो जाएगा? वह धंसा हुआ रह जाएगा। तो वही हुआ है। ठीक है, और यह दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिएगा कि पठारी भाग की औसत ऊंचाई कितना है? 500 से 750 मीटर है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा नदी क्या है? 2 भागों में पठारी क्षेत्र को बांट देती है। सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी है। तापी नदी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों एक संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां मिलकर क्या करती है? संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण करती है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में होकर बहती है। यानी जो बीच में जो जगह बच गया था ज़मीन के ऊंचा उठ जाने के कारण, जो बीच में खाई सा बन गया था, भ्रंश जिसको कहते हैं, उसी घाटी में होकर बहती है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तर सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट,
पर्वत सह्याद्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं जो कि याद रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो यह जो मेन रूप से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं जो पठारी भाग है, ठीक है। पठारी भाग के उत्तर सीमा पे क्या है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में भी जानते हैं और पूरब में भी पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है जिसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाना जाता है। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी हैं। पूरब में जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कटा छटा है। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती है। यहाँ से जो जितना भी नदी होता है आप देखिएगा कि पश्चिम से शुरू होता है और पूरब में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। वह इसीलिए क्योंकि पूर्वी घाट का जो पहाड़ी है वो बहुत ही कटा छटा है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। अब जहाँ से भी नदी बहेगा तो वह अपने साथ गाद, मिट्टी, निक्षेप लेकर जाएगा, अवसाद को लेकर जाएगा और कहीं वह जो होगा वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करेगा। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ी कौन कौन से हैं? उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई है, पालकोंडा है और वेलीकुंडा है तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय पलानी, वेलगिरी उल्लेखनीय है, ठीक है। तो सारे नदी जो मतलब पूर्वी घाट का जितना भी पहाड़ी बताया गया उसको याद कर रखिए। उड़ीसा का है महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोडा और वेलीकुंडा, ठीक है। पालकोंडा, वेलीकुंडा, ठीक है। उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोंडा, वेलीकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय पलानी, वेलगिरी, ठीक है। तो अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय पलानी, वेलगिरी यह जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नलामलाई, पालकोंडा, वेलीकुंडा, ठीक है। तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय पलानी वेलगिरी उल्लेखनीय है। ये सब जो पहाड़ बताए गए उसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। और ऊपर जो प्रमुख दर्रे बताए थे यह पश्चिमी घाट में है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। तो यह सब जरूर याद रखना है। ऐसे हम लास्ट में रिवीजन भी करवाएंगे लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। दक्षिण के पठार की पूर्व और पश्चिम किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है, ठीक है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रन का मैदान समुद्री निक्षेप के उज्जमान अपलिफ्टमेंट से बना है, ठीक है। कच्छ का रन जो है समुद्री कच्छ का रन का जो मैदान है वह समुद्र से जो निक्षेप आता है उसी के अपलिफ्टमेंट यानी उसी के कारण ऊंचा हो गया है और उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण के पठार के बारे में बोल रहा है। दक्षिण के पठार के पूरब की तरफ और पश्चिम किनारे पर तटीय मैदान है, ठीक है। तटीय मैदान है, थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। और पश्चिम में यह मैदान जो है संकीर्ण है, छोटा पतला जगह है, ठीक है। लेकिन कटा छटा भी है और संकीर्ण भी है। लेकिन जो पूर्व की तरफ है चौड़ा एवं समतल है। उसके बाद कच्छ के रन की बात क्या है कि यहाँ जो समुद्र से जो निक्षेप आता है उसी से ऊंचा हो गया और वही कच्छ का रन बन गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। अब क्या बोल रहा है कि उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में यानी कि राजस्थान साइड में देखिए तो शुष्क प्रदेश है जहाँ राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा के लंबवत फैले हैं। दक्षिण भाग में जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती है वहाँ बालू के टीले का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबे, सरल और लहरदार है, किंतु दूसरी ओर इनकी ढाल अधिक खड़ी है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह राजस्थान में जो है वह जो वायु है वह दिशा के लंबवत फैले दक्षिण भाग में जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती है वहाँ बालू के टीले का ढाल हवाओं की दिशा
की ओर लंबा, सरल और लहरदार है। यानी कि जहाँ बहुत तेज़ हवा चलता है वहाँ पर क्या है कि बहुत दूर तक बालू उड़ा के फैला देता है, ठीक है। तो वहाँ पर बालू के टीलों का जो ढाल है हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल और लहरदार है, यानी छोटा छोटा टीला है वहाँ पर। लेकिन उत्तर की तरफ अगर हम देखें दूसरी ओर इनकी ढाल जो है अधिक खड़ा है, यानी उत्तर की ओर अगर हम देखें तो इसके बहुत खड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं नहीं चलती है। तो एक ही जगह पर सारा बालू डाल दिया जाता है। बहुत तेज़ हवा के कारण क्या होता है कि वह बहुत दूर तक बालू को छोड़ते जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है लहरदार टाइप का बन जाता है टीला। लेकिन जहाँ पर हवा का तेज़ गति नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, एक ही जगह पर सारा बालू छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण वह अधिक ढाल वाला बन जाएगा। इसकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक ऊंचाई उसका होता है, ठीक है। भौतिक विभाग अब हम लोग देखते हैं, फिजिकल डिवीजन। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। अब ये सवाल ज़रूर बन सकता है कि भौतिक भाग भारत को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भौतिक विभागों में। तो ये 6 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। पहले तो हिमालय का पर्वत श्रेणी है, उत्तर का विशाल मैदान है, दक्षिण का पठार है, फिर तटीय मैदान है, भारतीय मरुस्थल है और द्वीप समूह है, ठीक है। तो 6 कौन कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के उत्तर सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो यह सबसे पहले तो यह क्या है, यह सबसे नया है, अभी नया बना है, ठीक है। जैसे कि पठार हम लोग देखे थे बहुत पुराना था, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वह बहुत ही नया है। और बनावट के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह वलित मोड़दार पर्वत बना है, ठीक है, क्योंकि यह निक्षेपों के मोड़ से बना हुआ था, ठीक है। जब 2 प्लेट आपस में टकरा गए थे तो इसके मोड़ से बना था। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के बीच करीब 250 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। अब ये पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम से शुरू होता है और पूरब की दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा के बीच 250 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। और चाप के रूप में यानी अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा 2,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग में क्या है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्व भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता है। तो पूर्व भाग में मतलब कोई ऊंचा है कोई नीचा है, बहुत ज़्यादा विविधता है वहाँ पर। इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में यानी कि सबसे ये पर्वत श्रृंखला 3-4 भागों में है, ठीक है। तो इसका जो सबसे उत्तर वाला है इसको कहते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ से सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ठीक है। ये जो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री जो भी कहें, इसका जो ऊंचाई है औसत ऊंचाई है 6100 मीटर है, ठीक है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सबसे प्रमुख शिखर है, ठीक है। तो यह जो श्रृंखला है हिमाद्री या महान हिमालय, इसका विशेषता यह है कि इसी में सबसे ज़्यादा ऊंचे शिखर हैं और हिमालय का सबसे प्रमुख शिखर भी जो है इसी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर के बारे में, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे। पहले यह देख लेते हैं। महान हिमालय के उत्तर में हमेशा बर्फ़ से ढका महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ़ से ढका हो रहता है। बहुत ऊंचा है तो वहाँ पर बर्फ़ से ढका हो रहेगा तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। तो यहाँ से बहुत सारा हिमानी यानी कि बहुत सारी नदी का प्रभाव भी होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ भी जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य श्रेणियाँ भी फैली है, जिसमें जास्कर पर्वत, ठीक है। जास्कर पर्वत महान हिमालय का ही एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत और हिमालय के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में 3 श्रेणी है। कौन कौन सा याद रखिएगा,
काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ठीक है। यह तीनों उत्तर से लेकर दक्षिण तक में है। पहला है सबसे शुरू में काराकोरम, ठीक है, जिसमें K2 हम लोग जो वहाँ पर K2 ऊंचा शिखर हम लोग याद करते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो वह काराकोरम श्रेणी में ही है। तो काराकोरम, उसके बाद है काराकोरम, जास्कर, फिर लद्दाख श्रेणी, ठीक है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। अब यह कौन सा क्षेत्र है? यह ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय के पीछे का भाग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका शिखर K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, क्योंकि यह 8,611 मीटर का है, ठीक है। तो यह भारत का पहला, मतलब भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसको K2 है और गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इसका ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर है, और इसे गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ था। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा पहाड़ी है और क्रम से कि कौन कितना ऊंचाई में है, और इसके यह कौन से देश है, कौन सा शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8,848 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, तो 8,611 मीटर। कंचनजंगा भारत में है, 8,598 मीटर। तो यह याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रख लीजिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, K2 जो है भारत में है, और माउंट एवरेस्ट और K2 का ऊंचाई याद रख लीजिए, बाकी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। कंचनजंगा भारत में है, मकालू जो है नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा भारत में, कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में, गुरु मंधाता नेपाल में। तो जो नेपाल में है उसको याद रख लीजिए, ठीक है, बाकी तो भारत में ही है। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, उसके बाद मकालू जो है नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, और गुरल मंधाता नेपाल में है। धौलागिरी, गुरल मंधाता, और कौन सा था? मकालू और माउंट एवरेस्ट। ये चार जो है वह कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और गुरल मंधाता, ठीक है, गुरुल मंधाता। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महान हिमालय देखे थे, उसके जस्ट दक्षिण में, मतलब उसी के नीचे, अगर हम देखें, नीचे नहीं बोलेंगे लेकिन उत्तर में या दक्षिण में बोलें, तो सबसे पहले कौन सा है? महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? लघु हिमालय है अथवा मध्य हिमालय, मतलब बीच में एक हिमालय है तो उसको मध्य हिमालय कह देते हैं या लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो यह जो है सारा पर्वत जो हुआ संपीड़न के कारण ही बना है, यानी दो तरफ से अगर कोई चीज़ को दबा दिया जाए तो बीच में एक क्या होगा? लहर सा बन जाएगा, उसी को कहते हैं मोड़ बन जाएगा, ठीक है, उसी से बना है। तो सबसे पहले महान हिमालय था, उसके बाद लघु और मध्य हिमालय था, और जो लघु और मध्य हिमालय वो बहुत ज़्यादा कटा छटा है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई जो है 1800 मीटर है, 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, ठीक है, तथा औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर औसत चौड़ाई है। तो इसका ऊंचाई कितना है? यह 1800 मीटर से 4500 मीटर, जहाँ पर वहाँ देखे थे 100 मीटर उसकी ऊंचाई थी, औसत ऊंचाई। यहाँ पर कितना है? 1800 से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई है, और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊँची है, लेकिन कुछ चोटी जो है 5000 मीटर से अधिक ऊँची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गार से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ़ गिरते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो शीत ऋतु में 3-4 महीना बर्फ़ गिरता है, और उसके बाद बाकी टाइम में यहाँ बाकी जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें शीतल और स्वास्थ्यवर्धक मौसम होता है। कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। कश्मीर का जो पीर पंजाल श्रेणी है वह इसी भाग में है। यहाँ के पर्यटन स्थल में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, यह जो पर्यटन स्थल जहाँ हम लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब पर्यटन स्थल इसी घाटी में, ठीक है, मतलब इसी पर्वत श्रेणी में। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं।
ढके रहते हैं। इस क्षेत्र तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, खीलन मर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। तो कश्मीर में ये जो घास है इसको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, खीलन मर्ग, सोनमर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अभी हिमालय के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जो हम लोग पढ़े हैं जितना उसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले थे। कहाँ से थे? यहाँ से पढ़ना शुरू किए थे। तो इसमें हम लोग देखे थे कि सिंधु ब्रह्मपुत्रा और इसकी सहायक नदियों के तलछट के कारण समतल भूमि बन गया है, यानी मैदान बन गया है। इसकी औसत गहराई जो है वह 460 मीटर है। 460 मीटर है। बीच में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पूरब में कुछ नदियां हैं और पश्चिम में भी कुछ नदियां हैं। पश्चिम में है सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और पश्चिम में तो पता चल गया। और अरावली के पूरब में कौन कौन सा है? गंगा की सहायक नदियाँ, जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती है। तो यह जो अरावली पर्वत है यह जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग जो है पठारी क्षेत्र है। उसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं, यानी पूरब और पश्चिम दोनों तरफ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी जो है संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांट देती है। सतपुड़ा के दक्षिण में, सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में तापी नदी बहती है। तापी और नर्मदा जो है संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण करती है। उसके बाद यह दोनों नदी जो है कौन सा? नर्मदा और तापी, यह दोनों नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पठारी क्षेत्र में उत्तरी सीमा पर विंध्याचल, मतलब पठार के उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत है। और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है और पूरब में पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, जिसमें तीन प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। पूरब की जो पहाड़ियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा कटी छटी है और इसमें जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ जो है वहाँ पर बह के और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान भी निर्माण करती है। ठीक है, पूर्वी घाट का जो प्रमुख पहाड़ी है, पूर्वी घाट में जो प्रमुख पहाड़ी है उसका नाम याद रख लीजिए। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। ठीक है, तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय, पलनी और वेलगिरी उल्लेखनीय है। दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग जो है और पश्चिमी भाग दोनों तरफ तटीय मैदान भी है। ठीक है, लेकिन पश्चिम का जो तटीय मैदान है वह बहुत ही संकीर्ण और कटा छटा है, जबकि पूरब का जो है वह बहुत ही चौड़ा, समतल, बढ़िया वाला है, मतलब वहाँ पर कृषि किया जा सकता है। और कच्छ का रण जो है वह कच्छ का रण का मैदान वह कैसे बना है? वह समुद्र के निक्षेपों से बना है। ठीक है, उसके बाद हम उत्तर के विशाल मैदान में उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है थार मरुस्थल का ही भाग है। वहाँ रेत के टीले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो दक्षिण में वहाँ पर बहुत तेज़ हवा बहने के कारण हवाओं की दिशा में लंबी, सरल और लहरदार टीला बना हुआ है। लेकिन उसी के उत्तर में अगर हम बात करें तो वहाँ क्या है? वहाँ पर बहुत खड़ी ढाल वाला टीला बना हुआ है, जो कि 120 से 150 मीटर तक हो सकता है। भौतिक विभाग भारत का कितना है? वह 6 विभाग है। 6 विभागों में बांटा गया है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का क्या है? पठार, तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल, द्वीप समूह। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यह सबसे नवीन है। बनावट की दृष्टि से देखें तो यह वलित यानी मोड़दार है। ठीक है, और यह सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि अर्धवृत्त या चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी भी इसी में है। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 500 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। और पश्चिम भाग जो है वह वहाँ पर ज़्यादा ऊंचा मतलब ज़्यादा ऊंचा पर्वत पाया जाता है, लेकिन पश्चिम भाग में अपेक्षाकृत पूरब के भाग से ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी पूरब भाग में बहुत ज़्यादा ऊंचाई में विविधता है, लेकिन पश्चिम भाग में सब ऊंचा पर्वत है। ठीक है, सबसे उत्तर का जो श्रृंखला है हिमालय के उसको महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं, जो कि 100 मीटर लगभग इसका ऊंचाई है।
इसी पे क्या है, ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट जो है इसी पे बना हुआ है। बना हुआ क्या है, मतलब इसी पे है। महान हिमालय के ऊपर में हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इससे बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है। उसके बाद इसमें और क्या था, और जो महान हिमालय है उसके उत्तर या जो जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे पहला है काराकोरम, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख। ठीक है, तो काराकोरम में ही K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है, जो जिसको गौरी नंदा पर्वत भी के भी नाम से जानते हैं, वो अब 8,611 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हिमालय पर्वत के समानांतर यानी कि हिमालय पर्वत नहीं, महान हिमालय के समानांतर यानी महान हिमालय के बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, जो कि बहुत ज़्यादा कटा छटा है और इसका बहुत अधिक संपीड़न के कारण बना है। 18,000 मीटर से लेकर 45,000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर, और इसमें कुछ 5,000 मीटर से भी ऊपर का चोटी है। 1,000 मीटर तक गहरे गौर से होकर बहती है इसमें नदी जो है, और 4-5 महीने इस पर बर्फ़ गिरता है। बाकी ग्रीष्म ऋतु में बहुत बढ़िया शीतल स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पर मौसम रहता है। उसके बाद कश्मीर का जो पीर पंजाल श्रेणी है, कश्मीर में जो पीर पंजाल श्रेणी है वो इसी भाग में स्थित है, और यहाँ का पर्यटन स्थल जो है कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी श्रेणी में है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर घने सदाबहार एक वन से ढके हुए रहते हैं। इसमें कुछ घास के मैदान भी हैं जिसको कि मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग, खीलनमर्ग, सोनमर्ग। कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, खीलनमर्ग, सोनमर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पंजाब के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था कि पंजाब जो है पंज प्लस आब, यानी फारसी शब्द के पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, तो यानी 5 नदियों वाला जो क्षेत्र है उसको पंजाब कहा जाता है। वहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक देखे थे बॉक्स में माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और गुरल मंदाता जो है नेपाल में है। बाकी सब जो है वह कहाँ पर है, भारत में है। कौन कौन सा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, उसके बाद नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, कामेट, ममचा बरुआ, ये सब भारत में है। और सबसे माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, 8,848, और K2 का कितना है, यह दूसरे नंबर का है विश्व का, 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।